आपको रूस यूक्रेन युद्ध की कहानी याद होगी, लेकिन एक ऐसी बात है जो इस कहानी को पूरी तरह बदल देती है। कुछ रूसी लोग यूक्रेन के लिए लड़ने का फैसला कर रहे हैं। वे हथियार उठा रहे हैं, सीमाएं पार कर रहे हैं और अपने ही देश के खिलाफ खड़े होने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। इस वर्ष 3 स्वतंत्र रूसी मिलिशिया ने स्वदेश के विरुद्ध शस्त्र उठाए। डेनिस निकितिन रूसी वॉलंटियर कॉर्प्स के संस्थापक हैं, जो यूक्रेन के साथ मिलकर लड़ रही एक मिलिशिया है। एक रूसी समूह अपने ही देशवासियों के विरुद्ध युद्ध करने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं की नई यूनिट को साइबेरियन बटालियन के नाम से जाना जाता है। वे जल्द ही रूसी ठिकानों पर निशाना साधेंगे। वे साइबेरियन बटालियन के सदस्य हैं। ये लोग मॉस्को, दूर दराज के याकुत्स्क या छोटे कस्बे इरकुत्स्क से हैं, जो उसी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का निर्णय लिया जिसमें वे पले बढ़े। हैरानी की बात है कि ये कहानियां सिर्फ सपनों में खोए या गुस्साए प्रदर्शनकारियों की नहीं हैं। कुछ लोग पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने पुतिन के लिए लड़ाई लड़ी थी, जबकि कुछ जातीय अल्पसंख्यक हैं जिनके सिर पर कारणों का बोझ है, जिनके बारे में हम जल्द बात करेंगे। इस वीडियो में हम युद्ध की सबसे चौंकाने वाली कहानियों में गहराई से उतरेंगे। रूसी नागरिक पुतिन की युद्ध मशीन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, भले ही उन्हें निर्वासन, यातना या मृत्यु का खतरा हो। उन्होंने न सिर्फ पक्ष बदला, बल्कि सुरक्षा, घर और परिचित सब कुछ छोड़ा ताकि वे बेहतरी के लिए संघर्ष कर सकें। अन्य लोगों को भी इन कहानियों को सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन इस चुप्पी को तोड़ने में मदद करता है और एल्गोरिदम को बताता है कि यह कहानी मायने रखती है। इन स्वयं सेवकों को बेहतर समझने के लिए आइए उनसे मिलकर जानें कि उन्हें इतना साहसिक कदम उठाने के लिए क्या प्रेरित कर रहा है। ये वो रूसी हैं जो यूक्रेन के लिए बुरा महसूस करने और मदद भेजने से ज्यादा अपने देश के कामकाज के तरीके को नकारते हैं। वे रूस से नफरत नहीं करते, बल्कि अपने देश पर गर्व करते हैं। हालांकि वे पुतिन के कठोर शासन को सहन नहीं कर सकते। कई लोग चाहते हैं कि उसकी सत्ता खत्म हो और रूस में गर्व और आजादी लौटे। वे यूक्रेन युद्ध को एक बड़ी समस्या मानते हैं, जो भ्रष्ट, आवाजें दबाने वाली और शक्ति कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित करने वाली सरकार का प्रतिबिंब है। कुछ लोग ऐसे रूस का सपना देखते हैं जहां लोग निडर होकर अपनी बात कह सकें। कुछ लोग चाहते हैं कि मॉस्को से दूर उनके क्षेत्र को यह अधिकार मिले कि वे अपने मामलों को कैसे चलाना है, इसमें उनकी ज्यादा भागीदारी हो। रूस के 2022 में पूर्ण आक्रमण के बाद से यह आंदोलन निरंतर बढ़ता जा रहा है। यूक्रेनी अधिकारियों का अनुमान है कि 2025 में लगभग 2500 से 3000 रूसी किसी न किसी रूप में यूक्रेन के लिए लड़ रहे हैं। सटीक संख्या बताना मुश्किल है क्योंकि कई लोग अपनी पहचान छुपाते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, यह कुछ लोगों की बात नहीं बल्कि एक तेजी से बढ़ता वास्तविक आंदोलन है। यह विविधता उनके पृष्ठभूमि में भी दिखती है। जब आप करीब से देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये स्वयं सेवक एक दूसरे से कितने अलग हैं। वे जीवन के हर क्षेत्र से आते हैं, जो उनके लड़ने के फैसले को और भी खास बना देता है। कुछ पूर्व रूसी सैनिक जो सेना में सेवा करके गलत समझे जाने वाले आदेशों से तंग आ गए थे। युद्ध के प्रारंभिक दिनों में कई लोगों को यूक्रेन भेजा गया था, जहां उन्होंने विनाश को स्वयं देखा। शहर तबाह हुए, परिवार बिखरे और उन्होंने रूस के लिए लड़ना छोड़ दिया, बल्कि उन्होंने पक्ष बदल लिया। कुछ अन्य रूसी विरोध प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को पुलिस की सख्ती के कारण भागना पड़ा, जो पोस्टर या ऑनलाइन पोस्ट के माध्यम से विरोध कर रहे थे। कुछ युद्ध पूर्व कैदी जिन्हें यूक्रेन ने पकड़ा, उन्होंने रूस लौटने के बजाय वहीं रुककर लड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि वहां उन्हें सजा या उससे भी बुरा भविष्य मिल सकता था। फिर बुरियातिया, याकुतिया या काल्मिकिया जैसे स्थानों से आने वाले जातीय अल्पसंख्यक भी हैं। इन समूहों को लगता है कि मॉस्को उन्हें दोयम दर्जे के नागरिक समझता है। उन्हें अक्सर दूसरों की तुलना में बड़ी संख्या में युद्ध के सबसे खतरनाक हिस्सों में भेजा जाता है। स्वतंत्र अध्ययनों के अनुसार इन क्षेत्रों के सैनिक बड़े शहरों के जातीय रूसी सैनिकों की तुलना में 2-3 गुना अधिक दर से मारे जा रहे हैं। रूस की कुल आबादी में अल्पसंख्यक लगभग 10% हैं, लेकिन यूक्रेन में मारे गए रूसी सैनिकों में उनकी संख्या 25% है। गरीबी उन्हें जीवन यापन के लिए सैन्य अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने को मजबूर करती है और उन्हें बहुत कम देखभाल के साथ भयानक लड़ाइयों में झोंक दिया जाता है। बुरियात लोग मंगोलिया के निकट एक क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनकी अपनी भाषा और परंपराएं हैं। कई लोग नौकरी की कमी के कारण सेना में भर्ती हुए, लेकिन वे सबसे खतरनाक स्थानों पर तैनात हो जाते हैं। 2024 में यूक्रेन की रिपोर्टों के अनुसार डोनेट्स्क के आसपास की लड़ाइयों में बुरियात इकाइयों ने अपने लगभग 30% सैनिक खो दिए। योकुट्स्क के लिए भी यही कहानी है, जो बेहद ठंडे उत्तर में रहते हैं, जहां कठोर जलवायु के कारण जीवन पहले से ही कठिन है।
काल्मिक दक्षिणी घास के मैदानों के बौद्ध लोग महसूस करते हैं कि मॉस्को के नेताओं को उनकी कोई परवाह नहीं है। इन समूहों के लिए युद्ध रूस द्वारा उनका उपयोग करने का एक और साधन है, जैसे उसने पहले चेचन्या जैसे क्षेत्रों में पुराने संघर्षों में किया था। वे यूक्रेन की ओर से अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। वे रूसी सेना से सीखे गए कौशल जैसे ठंड में काम करना और विशिष्ट हथियारों का प्रयोग करना यूक्रेन की काफी मदद करते हैं। वे रणनीतियां जानते हैं क्योंकि पहले वे उन्हीं अधिकारियों के अधीन प्रशिक्षित हुए थे जिनसे अब वे लड़ रहे हैं। यूक्रेन को हमले या रक्षा की योजना बनाते समय यह बड़ी बढ़त देता है। उनकी प्रेरणा जानना उनके अगले कदमों को स्पष्ट करता है। वे अकेले नहीं बल्कि समूह में सीमा पार करते हैं, ऐसी इकाइयां बनाते हैं जो उनके गुस्से और अनुभव को यूक्रेन के लिए उपयोगी बनाती हैं। मुख्य समूहों में से एक है रूसी वॉलंटियर कॉर्प्स या आरवीसी। यह इकाई साहसी कदमों जैसे रूस के ब्रायंस्क या बेलगोरोड में सीमा पार चुपके से घुसकर आपूर्ति लाइनों पर हमला या परेशानी खड़ा करने के लिए जानी जाती है। इन छापों के कारण रूस को अपनी ही जमीन की रक्षा के लिए मोर्चे से सैनिक हटाने पड़ते हैं। रशियन वॉलंटियर कोर्स का नेतृत्व डेनिस निकितिन उर्फ व्हाइट रेक्स करते हैं। वह एक विवादास्पद शख्सियत है क्योंकि उनका पूर्व में दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी विचारों से संबंध रहा है। हम इसके बारे में बाद में और बात करेंगे, लेकिन इस युद्ध में आरवीसी का ध्यान पुतिन से लड़ने पर है। वे पुतिन को ही रूस के असली मूल्यों का असली दुश्मन मानते हैं। मई 2024 में उन्होंने बेलागोरोड में छापा मारकर कुछ घंटों के लिए छोटे गांवों पर कब्जा जमाया और रूसी उपकरण नष्ट कर दिए। यूक्रेन ने कहा कि उसने उस हमले में 15 से अधिक वाहनों को नष्ट कर दिया। रूस ने इसे आतंकवाद बताया, जबकि आरवीसी का कहना था कि वे रूस की सीमाओं की असुरक्षा को उजागर करना चाहते थे, जिसका दावा क्रेमलिन करता है। एक लड़के ने कहा कि यूक्रेन लौटना अजीब लगा क्योंकि उसने अपना जीवन रूस में बिताया था, लेकिन अब उसे उस जगह पर हमला करके ही उसे बचाना था। यूक्रेन कपुस्तिन के अतीत के कारण आरवीसी से दूरी बनाए रखता है, लेकिन वे अभी भी रूसी आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करने जैसे कामों पर एक साथ कार्य करते हैं। आरवीसी में लगभग 200 लड़ाके हैं, जिनमें से अधिकतर रूसी हैं जो युद्ध के आरंभ में ही यहाँ आ गए थे। वे प्रायः रूसी हथियारों का प्रयोग करते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो रूस स्वयं से युद्ध कर रहा हो। हाल ही में उनकी स्पेशल फोर्सेज ने कुपियांस्क की ओर रूसी ठिकानों पर भारी मशीन गनों से हमला किया। इस साल अप्रैल में उन्होंने ब्लैक सी में हमलों का समर्थन के लिए उन्नत कैटरिन ड्रोन हासिल किए। कुछ स्वयंसेवक लंबी अवधि की योजना बना रहे हैं और छापेमारी के बाद गायब नहीं होना चाहते। रूस में वापस मार्च करने वाली एक सेना बनाना महज एक छाया इकाई से कहीं अधिक है। यह हमें फ्रीडम ऑफ रशिया लीजन ये तक ले जाता है, जो 2022 में उन रूसी भगोड़ों और युद्धबंदियों के साथ शुरू हुआ था जिन्होंने घर लौटने से इनकार कर दिया था। आज उनके पास 1000 से अधिक लड़ाके हैं, जिनका लक्ष्य पुतिन को हटाकर एक ऐसा रूस बनाना है जहां लोग स्वतंत्र रूप से वोट दे सकें और अभिव्यक्ति कर सकें। वे पाथ ऑफ ऑनर नामक कार्यक्रम चलाते हैं जो रूसी सैनिकों को सुरक्षित पलायन करने में सहायता देता है। रूस की बखमुत जैसी लड़ाइयों में हार के बाद से सैकड़ों नए लड़ाके शामिल हुए हैं। कुछ भगोड़े सैनिक कांपते हुए रूसी वर्दी में पहुंचते हैं। उनकी जेबों में मारे गए साथियों के टैग भरे होते हैं। वे यूक्रेनी वर्दी पहनकर सीधे प्रशिक्षण के लिए जाते हैं। 2024 के अंत में खार्किव में एक जवाबी हमले के दौरान एफआरएल ने रूसी सेना को पीछे धकेला और 150 वर्ग किमी से अधिक क्षेत्र वापस ले लिया। वे शहरों की नजदीकी और बेहद क्रूर लड़ाइयों में शानदार हैं। जून में उन्होंने रूसी नियंत्रित जपोरिजिया में एक ईंधन डिपो पर हमला कर आपूर्ति लाइनें बाधित की और एक हमले की रफ्तार धीमी कर दी। आरवीसी के विपरीत एफआरएल का लोकतंत्र के लिए प्रयास उन्हें कम विवादास्पद बनाता है और उन्हें यूक्रेन से बेहतर उपकरण मिलते हैं, जैसे ड्रोन या टैंक रोधी हथियार। उनके कई पूर्व सैन्य नेता उन्हें युद्ध में भरोसेमंद बनाते हैं। वे ऑनलाइन वीडियो और पोस्ट भी बनाते हैं जिनमें रूसियों से पुतिन का विरोध करने की अपील की जाती है और ये लाखों लोगों तक पहुंच चुके हैं। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का कहना है कि इन संदेशों के कारण 200 रूसी सैनिकों ने पाला बदल लिया है। इस मार्च उन्होंने 3 साल की लड़ाई पूरी करने का उत्सव मनाया, जो उनकी स्थायी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कुछ लोग न केवल एक स्वतंत्र रूस के लिए बल्कि अपने भूले बिसरे वतन के लिए भी लड़ रहे हैं, जिन्हें मॉस्को ने लंबे समय तक इस्तेमाल किया लेकिन बदले में कुछ नहीं दिया। यह हमें सिबिर बटालियन तक लाता है, जिसमें ज्यादातर बुरियात, याकूत और अन्य साइबेरियाई अल्पसंख्यक शामिल हैं। यह समूह 2023 में बना था, जिसमें करीब 60 लड़के शामिल हैं। ये लोग मॉस्को के साम्राज्य के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हैं। वे रूस की सरकार को ऐसी मानते हैं जो उनके जैसे दूरदराज इलाकों का उपयोग अपनी लड़ाइयों के लिए करती है, परंतु बदले में उन्हें कम देती है। व्लादिस्लाव एमोसोव
रूस की GRU के पूर्व अधिकारी उनकी बटालियन का नेतृत्व करते हैं। सेना में अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले व्यवहार को देखकर उन्होंने सेना छोड़ दी। जुलाई में उन्होंने लुहांस्क में एक सप्लाई डिपो पर हमला करके लाखों डॉलर के ईंधन और हथियार नष्ट कर दिए। एमोसोव के लिए यह केवल रणनीति नहीं थी। उन्होंने कहा कि पकड़े गए रूसी सैनिकों द्वारा गद्दार कहलाना उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने देश क्यों छोड़ा, क्योंकि वह अपने ही लोगों को तोप का निशाना बनते देख चुप नहीं रह सके। साइबर बटालियन को साइबेरिया में मिले कड़े मौसम में बचने और कठिन इलाकों में रास्ता बनाने के कौशल उन्हें जापोरिजिया जैसी लड़ाइयों में बहुत कीमती बनाते हैं, जहां उन्होंने भारी बर्फबारी में भी सप्लाई रूट खुले रखे। यूक्रेन उन पर भरोसा करता है क्योंकि उनकी मास्को से नाराजगी गहरी है, इसलिए वे वापस लौटने की संभावना नहीं है। बटालियन अपने छापों से रूस के खिलाफ अपने ही लोगों का विरोध दिखाती है और रूसी क्षेत्र के भीतर से अपने मिशन के वीडियो साझा करती है। जुलाई में उन्होंने खार्कीव के जंगल में घायल रूसी सैनिकों को पकड़ा था। ये समूह अकेले काम नहीं करते और उनकी टीम वर्क उनकी कोशिशों को और बेहतर बनाती है। पिछले साल मार्च में RVC, FRL और सबीर बटालियन ने बेलगोरोड में संयुक्त छापेमारी की थी। वे यूक्रेन में घुस गए, घंटों क्षेत्र पर कब्जा जमाया, जिससे रूस को 10,000 सैनिकों को भेजना पड़ा। ये सैनिक दोनेत्स्क की लड़ाई से हट गए। यूक्रेनी रिपोर्टों के मुताबिक इस हमले से उपकरण नष्ट हुए और कई रूसी सैनिक मारे गए या घायल हुए। संयुक्त कार्रवाई दर्शाती है कि स्वयंसेवक जोखिम भरे काम करते हैं जिनसे यूक्रेनी सेना बचना चाहती है, परंतु यह सदैव सरल नहीं होता। यूक्रेन को विभिन्न लक्ष्यों को संतुलित करना पड़ता है, जैसे RVC का राष्ट्रवाद, FRL का लोकतंत्र के प्रयास और साइबेरिया के क्षेत्रीय अधिकार, ताकि सभी एकजुट रहें। कुछ इकाइयां छोटे गुटों को शामिल करती हैं, जैसे RVC ने 2023 अंत में करेलियन समूह को जोड़ा, जिसमें उत्तर पश्चिमी रूस के अलगाववादी शामिल हैं जो अपने क्षेत्रों के लिए अधिक स्वतंत्रता चाहते हैं। तो आखिर क्या चीज है जो उन्हें सब कुछ दांव पर लगाने के लिए मजबूर करती है? बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वे जो कुछ हो रहा है उससे तंग आ चुके हैं। वे पुतिन के शासन से नाराज हैं, जिस तरह वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाता है, प्रदर्शनकारियों को जेल में डालता है और युद्ध अपराध करता है। जून में संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन में 13,303 से ज्यादा नागरिक मौतों की पुष्टि की। मेरोपोल जैसे स्थानों पर हजारों और लोग शायद गिने ही नहीं गए, जहां अब भी पूरे शहर के ब्लॉक मलबे में तब्दील हैं। स्वयंसेवक यातना, सामूहिक कब्रों और विध्वस्त स्कूलों के बारे में सुनकर गहराई से प्रभावित होते हैं। उनका मानना है कि कुछ न करना उन्हें समस्या का हिस्सा बनाता है। लोगों के पास अपने निजी कारण भी होते हैं। OVDINFO के अनुसार रूस में 2022 से अब तक विरोध प्रदर्शनों के दौरान 20,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिससे कई लोगों ने अपने परिवार या दोस्तों को खो दिया। दूसरों के प्रियजन या साथी सैनिक बेकार के हमलों में मारे गए, जैसे बाखमुत में, जहां रूसी कमांडरों ने बार बार सैनिकों को मौत के मुंह में भेजा। इन नुकसानों ने उन्हें सही के लिए संघर्ष करने का दृढ़ संकल्प दिया है, विशेषकर जातीय अल्पसंख्यकों के लिए। ब्रियात्स और याकुत्स जातियों को युद्ध के सबसे खतरनाक हिस्सों में भेजा जाता है। उन्हें तोप का चारा समझकर डोनेट्स्क और खार्किव जैसे स्थानों पर मरने के लिए भेजा जाता है। हाल की रिपोर्टों में बताया गया है कि आर्कटिक के आदिवासी लोग और मध्य एशियाई प्रवासी हताहतों में अत्यधिक संख्या में हैं, क्योंकि रूस उन्हें जबरन सेवा में शामिल कर रहा है। वे ऐसा रूस चाहते हैं जहां उनके समुदायों का दुरुपयोग न हो और उन्हें वास्तविक आवाज मिले। कई लोगों को बोलने पर गिरफ्तारी या परिवार को परेशान करने जैसी व्यक्तिगत धमकियों का सामना करना पड़ता है। उनके लिए यूक्रेन भाग जाना ही निर्भय जीवन का एकमात्र उपाय है। वे तटस्थता को सिस्टम की जीत मानते हैं, इसलिए हथियार उठाना ही एकमात्र विकल्प लगता है। रूस के लिए उनके सपने भिन्न हैं। कुछ लोग पूरी तरह से लोकतंत्र चाहते हैं, जहां हर कोई स्वतंत्र रूप से वोट दे और बोल सके। कुछ लोग अपने क्षेत्रों को अधिक शक्ति देना चाहते हैं ताकि मॉस्को सभी निर्णय न ले सके। साइबेरियाई लड़ाकों का कहना है कि पुतिन के औजार बनकर जीने से मरना बेहतर है। यह विश्वास ही उन्हें आगे बढ़ाता है, जिससे इस साल रूसी सैनिकों के दल बदल कार्यक्रमों में 15% की वृद्धि हुई। विश्लेषकों का मानना है कि 2022 से अब तक 50,000 से ज्यादा रूसी सैनिक भाग चुके हैं, जो मनोबल में गिरावट दर्शाता है। ये स्वयंसेवक सिर्फ लड़ाई ही नहीं करते, वे यूक्रेन के युद्ध प्रयास में कुछ खास लेकर आते हैं। युद्ध में वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। रूसी क्षेत्र बर्यांस्क और कुर्स्क में यूक्रेन के छापों से अफरा तफरी मच जाती है, जिससे रूस को अपनी सीमाओं की रक्षा करनी पड़ती है। इस वर्ष के प्रारंभ में इन हमलों ने हजारों रूसी सैनिकों को व्यस्त रखा, जिससे खार्कीव जैसे शहरों पर का दबाव कम हुआ और यूक्रेन को सहायता मिली। FRL की हिट एंड रन रणनीति
जैसे ईंधन डिपो को नष्ट करना या काफिलों पर हमला करना, रूसी प्रगति को मंद कर देती है। डोनेट्स्क में उनकी तोड़फोड़ ने हमलों को हफ्तों तक टाल दिया। बखमुत जैसे कठिन शहरी युद्धों में रूसी रणनीति की उनकी समझ बड़ा फर्क डालती है। कई रूस में प्रशिक्षित लोग जानते हैं कि कमांडर कैसे योजना बनाते हैं, सैनिक कैसे आगे बढ़ते हैं और संभावित गलतियां कहां हो सकती हैं। वर्ष की शुरुआत में एफआरएल और आरवीसी के सैनिकों ने बखमुत में सड़कों पर नियंत्रण पाकर एक यूक्रेनी इकाई को घेरे जाने से बचाया। इतालवी सैनिकों ने कठोर सर्दियों में भी काम किया, जिससे बर्फीले तूफानों के बावजूद कटे हुए सैनिकों तक गोला बारूद पहुंचाया जा सका। उनके हमले सिर्फ आपूर्ति लाइनों पर नहीं हैं। हर मिशन यूक्रेनियों और रूसियों दोनों को एक संदेश देता है, भले ही वे सीमा के विपरीत तरफ हों। रूसी ठिकानों, काफिलों और प्रणालियों की जानकारी के कारण वे महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर हमला कर सकते हैं। जून में एफआरएल ने कब्जे वाले रोस्तोस में एक पुल उड़ाया, जिससे रूसी सेना के मुख्य रास्ते कट गए और करोड़ों का नुकसान हुआ। एहमोसोव जैसे GRU अनुभवी नेता रूसी कमांड पोस्ट के कामकाज के बारे में उच्च स्तरीय जानकारी साझा करते हैं। इससे यूक्रेन को लुहांस्क में एक पोस्ट पर हमला करने में मदद मिली, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी मारे गए और योजनाएं अस्त व्यस्त हुईं। जून तक यूक्रेनी रिपोर्टें इन स्वयंसेवकों को 150 से अधिक तोड़फोड़ मिशनों का श्रेय देती हैं। हालांकि सटीक संख्या की पुष्टि करना मुश्किल है। लड़ाई से परे उनका एक बड़ा प्रतीकात्मक प्रभाव है। रूसियों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ लड़ना पुतिन के इस दावे को खारिज करता है कि रूस में सभी युद्ध का समर्थन करते हैं। उनके वीडियो, जिनमें जलते रूसी झंडे और पकड़े गए सैनिक दिखते हैं, ऑनलाइन वायरल होकर लोगों को सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं। यूक्रेन प्रचार के लिए फ्रीडम ऑफ रशिया लीजन संदेशों का इस्तेमाल करता है। इन संदेशों ने टेलीग्राम पर 40 लाख रूसियों तक पहुंचकर 1000 सैनिकों को दल बदल हॉटलाइन से संपर्क करने को प्रेरित किया। यह मानसिक आघात किसी भी टैंक के विनाश जितना ही विशाल है। यह छोटे विरोधकारियों को भी प्रेरित करता है, जैसे रूस में बिजली लाइनें काटना या ट्रेनों को पटरी से उतारने के मामले बढ़ रहे हैं। उनके काम की सीमाएं और बड़े जोखिम हैं। यूक्रेन उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता, और ऐसा क्यों है यह समझना आसान है। दुश्मन पक्ष से आने पर किसी की वफादारी साबित करना कठिन होता है। प्रत्येक स्वयंसेवक की लंबी जांच होती है और कुछ पर मिशनों में शामिल होने के प्रतिबंध भी लागू किए जाते हैं। इस साल यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों ने भगौड़े बने कुछ जासूसों का पता लगाया, जिससे जांच तेज हुई है। इस शक के कारण तनाव पैदा होता है। स्वयं सेवकों को अक्सर लगता है कि वे हर वक्त निगरानी में हैं और उन्हें अपनी काबिलियत रोज साबित करनी पड़ती है। यदि रूस उन्हें पकड़ लेता है तो उनकी मृत्यु लगभग निश्चित है, अक्सर यातना के बाद। रूसी अदालतें अब देशद्रोह के लिए उम्र कैद की सजा देती हैं और मानवाधिकार समूहों के अनुसार 2022 से अब तक लगभग 100 स्वयंसेवकों को फांसी दी जा चुकी है। उनके परिवारों को भी घर पर कठिनाइयों जैसे पुलिस की छापेमारी, नौकरी का नुकसान आदि का सामना करना पड़ता है। इस साल 600 से अधिक परिवारों ने उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। स्वयंसेवक मास्क या नकली नामों से छुपने का प्रयास करते हैं, परंतु रूसी फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक इसे कठिन बना देती है। इस्तेमाल और छोड़े जाने का खतरा भी है। यूक्रेन को अब भी इन लड़ाकों की जरूरत है, पर युद्ध के बाद क्या होगा? कुछ लोगों को डर है कि अगर यूक्रेन को शांति वार्ता के लिए रूसी विरोधियों से अलग होना पड़े तो उन्हें बोझ समझा जाएगा। स्वयंसेवक प्रभावी हैं, लेकिन अकेले खेल नहीं बदल सकते। वे फिर भी संघर्ष जारी रखते हैं। वे अभी भी छोटी ताकत हैं, पर अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा प्रभाव डालते हैं। हालांकि भविष्य अभी भी अनिश्चित है और युद्ध के बाद के जोखिम अधिक हैं। इन समूहों को लेकर विवाद है। यूक्रेन को उनकी क्षमताएं चाहिए, पर कुछ जैसे आरवीसी समस्या पैदा करते हैं। कापुस्तिन के अतिवादी अतीत के कारण पश्चिमी देश चिंतित हैं और कुछ यूरोपीय अधिकारी यूक्रेन के आरवीसी संबंधों पर सवाल उठाते हैं। यूक्रेन का कहना है कि आरवीसी स्वतंत्र रूप से काम करता है, लेकिन छापों के लिए एक साथ काम करने से एक जटिल संतुलन बनता है। आरवीसी के बारे में समाचार इस बात पर बहस छेड़ती है कि क्या यूक्रेन चरमपंथियों पर निर्भर हो रहा है। आरवीसी छोड़ने का अर्थ है रूस की योजनाओं को विफल करने में एक प्रभावी सहयोगी को खो देना। इसलिए यह कोई आसान निर्णय नहीं है। एफआरएल और साइबर बटालियन की कम आलोचना होती है। एफआरएल का लोकतंत्र और साबिर का अल्पसंख्यक संघर्ष पर ध्यान यूक्रेन के संदेश से मेल खाता है। फिर भी कई यूक्रेनियन रूसी सैनिकों पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते। उन्हें आशंका है कि उनके शामिल होने के पीछे कोई गुप्त इरादे हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नजरिए भी जुड़ते हैं। कुछ सहयोगी दूरदराज के तत्वों से सतर्क हैं, वहीं अन्य स्वयंसेवकों को पुतिन को अंदर से कमजोर करने के लिए अहम मानते हैं।
रूस इन सबका इस्तेमाल अपनी खुद की कहानी को बढ़ावा देने के लिए करता है। सरकारी मीडिया इन स्वयंसेवकों को गद्दार या नाजी कहता है, भले ही ये रूसी अपनी ही सरकार के खिलाफ लड़ रहे हों। यह पुतिन को समर्थन जुटाने और सीमा पर और सैनिक भेजने या स्वयंसेवकों वाले इलाकों पर बमबारी को सही ठहराने में मदद करता है, जिससे कभी कभार आम नागरिक भी मारे जाते हैं। यह एक उलझा हुआ चक्र है जहां स्वयंसेवकों की कार्रवाई यूक्रेन को बढ़त देती है, लेकिन साथ ही परेशानी भी खड़ी करती है। रूस ने अपनी खोज तेज कर दी है। इस साल एफएसबी ने कई स्वयंसेवकों को मार डाला है, जिसमें कीव में कार बम हमले में एफआरएल के 2 नेताओं की मौत शामिल है। युद्ध के बाद स्वयंसेवकों के भविष्य का सवाल महत्वपूर्ण है, जिसका अभी तक कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। अगर यूक्रेन जीता है तो कुछ लोग वहां रहने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि पुतिन के अधीन रूस की तुलना में वहां रहना ज्यादा सुरक्षित है। यूक्रेन में रहने के लिए लगभग 1200 लोगों ने आवेदन किया, किंतु कड़ी सुरक्षा जांच में केवल 285 पास हुए। एफआरएल के लोकतांत्रिक प्रयास सराहनीय हैं, परंतु आरवीसी से राष्ट्रवादी संबंध जोखिम भरे हो सकते हैं। अगर पुतिन सत्ता में बने रहते हैं तो रूस वापस जाना नामुमकिन है। नए कानूनों के अनुसार भगोड़ों को उम्र कैद और सार्वजनिक अपमान की सजा मिलती है। 600 से अधिक स्वयंसेवकों के परिवारों ने घर या पेंशन गंवा दी है। पोलैंड या लिथुआनिया जैसे अन्य देशों में जाना एक विकल्प है, परंतु यह बेहद कठिन है। सिर्फ 350 लोगों को ही शरण मिली है और जर्मनी जैसे कई देशों ने चरमपंथ को लेकर चिंता के चलते और भी ज्यादा लोगों को वापस भेज दिया। कुछ स्वयंसेवक बिना किसी देश के फंस सकते हैं, क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। कुछ लोग निर्वासन में अपना समुदाय बनाने की बात करते हैं, पर बिना धन और सहयोग के यह काफी कठिन है। अनिश्चितता उन पर भारी पड़ती है, लेकिन इससे वे और अधिक मिशनों के माध्यम से अपनी अहमियत साबित करने के लिए प्रेरित होते हैं। उनकी लड़ाई रूस में युद्ध विरोधी प्रदर्शनों के एक बड़े मुद्दे की ओर इशारा करती है, जिसमें अब तक 20,000 से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं। मेरा मतलब है, बस इस एक मामले की पूरी बेरहमी को देखिए। स्वयं सेवकों के छापे और वीडियो सेना के ठिकानों की बिजली काटने या ट्रेनों को पटरी से उतारने जैसे छोटे विरोध कदमों को प्रेरित करते हैं, जो इस साल 25% बढ़े हैं। एफआरएल द्वारा स्वतंत्र चुनावों की मांग ने ऑनलाइन युवा रूसियों में उत्साह भर दिया है। सबिर की क्षेत्रीय सत्ता की मांग उन अल्पसंख्यकों से जुड़ती है जो हर 5 में से 1 रूसी हैं। आरवीसी का राष्ट्रवाद उन लोगों को भी आकर्षित करता है जो पुतिन के शासन से मुक्त रूस चाहते हैं। ये विचार हमेशा एक जैसे नहीं होते और रूस का कड़ा नियंत्रण, जहां 80% शहरों में कैमरे निगरानी करते हैं, असहमति को खतरनाक बना देता है। सर्वेक्षणों के अनुसार 60-70% रूसी अभी भी पुतिन का समर्थन करते हैं, हालांकि कुछ निजी सर्वेक्षणों में यह 50% के करीब है। अधिकांश रूसी इस विषय पर चुप हैं। यह पूर्ण विद्रोह नहीं है, परंतु स्वयंसेवकों की गतिविधियां परिवर्तन के बीज बो रही हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार यूक्रेन में तैनात लगभग 75% रूसी सैनिक युद्ध का तत्काल अंत चाहते हैं, जो उनकी बढ़ती थकान को दर्शाता है। उनके फैसले का भावनात्मक बोझ ही उन्हें आगे बढ़ाए रखता है। वे लगातार खतरे में रहते हैं, यह जानते हुए कि हर मिशन उनका आखिरी हो सकता है। यूक्रेन के पास ओडेसा जैसे शहरों की रक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, जिन्हें इस साल भारी नुकसान हुआ है और 2000 से अधिक नागरिक मारे गए हैं। फिर भी स्वयंसेवक लगातार जुड़ते जा रहे हैं। वे गुप्त शिविरों में नाटो के हथियारों जैसे जैवलिन का प्रयोग करना सीखते हैं, जिनका इस्तेमाल वे अपनी पूर्व सेना के विरुद्ध करते हैं। उनकी प्रतिबद्धता इस विश्वास से आती है कि अभी लड़ना भविष्य में जाने बचा सके, चाहे वे खुद परिणाम न देख पाएं। यह कहानी एक ही दायरे में नहीं समाती। ये स्वयंसेवक सिर्फ हीरो या गद्दार नहीं हैं, वे युद्ध में फंसे लोग हैं जिन्हें कठिन निर्णय लेने पड़ रहे हैं। यूक्रेन रणनीतिक जीत के लिए उन पर निर्भर करता है, लेकिन राजनीतिक नुकसान से बचने के लिए उन्हें दूरी पर रखता है। रूस अपने लोगों को एकजुट करने के लिए उन्हें राक्षसी रूप में पेश करता है, पर वह उनके द्वारा फैलाए गए संदेह से भी डरता है। उनकी संख्या 2500 से ज्यादा सक्रिय लड़ाकों तक बढ़ गई है, जो क्रेमलिन के लिए एक मामूली लेकिन बढ़ती समस्या बन गई है। उन्होंने एक अलग रूस की उम्मीद में सब कुछ दांव पर लगाकर कुछ करने का फैसला लिया। उनकी लड़ाई दर्शाती है कि युद्ध में भी कुछ लोग अपनी आस्था के लिए हदें पार कर देते हैं, चाहे वो बदलाव की दिशा में पहला कदम हो या महज एक टिप्पणी। डर और नियंत्रण आधारित इस युद्ध में रूसियों ने वह चुना जिसकी मास्को ने कभी अपेक्षा नहीं की थी। आजादी के लिए संघर्ष, भले ही इसका मूल्य सब कुछ हो,